हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज आइए, आज करेंगे सैटरडे क्रैश टेस्ट, है ना। तो आपके लिए इस तरह से मैं टेस्ट लाता रहूँगा। और कल है संडे डियर, तो संडे धमाका तो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कल वाली वीडियो ही मिस्टेक मत करना। डेली जो वीडियो मैं ला रहा हूँ उसको तो ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी अहम और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसमें आपको साइंस, सोशल, मैथ के यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बिना देर टाइम गवाए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 50 सवाल है, देखना है कि 50 में 50 आता कि नहीं। बिल्कुल आएगा, क्योंकि सारा सवाल पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा सवाल नहीं जो आप नहीं पढ़ें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। बहुत बार सवाल पढ़े हैं, अब ये सब सवाल गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इतना बार सवाल पढ़े कि सवाल देखते ही डायरेक्ट बोलेंगे सर इसका आंसर ये होगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंब परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदु पर समान होता है। तो सभी बिंदु पे समान होता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर धातु की पतली परत चढ़ाई थी। और वो परत क्या है? लोहे और इस्पात, उसको जंग से बचाने के लिए एक धातु की पतली परत चढ़ाते हैं, और उसका नाम क्या है? जिंक, यानी कि जिंक जस्ता चढ़ाते हैं, है ना, ताकि जंग ना लगे। तो ये हो गया। एक एनोडीकरण भी करते हैं, एल्यूमिनियम को बचाने के लिए क्या करते हैं? एनोडीकरण का इस्तेमाल भी करते हैं। तीसरा सवाल है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ये फॉर्मिक अम्ल, जिसका साधारण नाम है फॉर्मिक अम्ल, इसका जानते हैं ये कहाँ से रिलीज होता है? मधुमक्खी के डंग से, है ना, चींटियों से, बिच्छू के डंग में रहता है। तो ये फॉर्मिक अम्ल रहता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल, या एथनोइक अम्ल, या प्रोपेनॉल। तो इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है? मेथेनोइक अम्ल। क्या है? मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु क्या बनाते हैं? जब विद्युत अपघटनी यानी कि धातु को निष्कर्षण में विद्युत अपघटनी परिष्करण कर देते हैं, ठीक है। तो धातु के निष्कर्षण में करते हैं तो शुद्ध और अशुद्ध धातु जो बनता है, तो एनोड, कैथोड, या तो अपघटक या सभी। तो अशुद्ध धातु की बात की जा रही है ना, तो अशुद्ध धातु के लिए हम लोग एनोड का विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाने के लिए क्या करते हैं? एनोड को अशुद्ध धातु बनाते हैं। अशुद्ध बोलेगा तो कैथोड बोलेगा, ठीक है। अगला सवाल है मजेदार वाला कि डोबेराइनर ने स्थापित किया था। क्या किया था? अष्टक सिद्धांत, तिर्यक सिद्धांत, आधुनिक आवर्त सारणी, इनमें से कोई नहीं। तो डोबेराइनर ने किया था तिर्यक सिद्धांत, है ना। और न्यूलैंड्स ने क्या किया था? अष्टक नियम, है ना। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था और डोबेराइनर ने तिर्यक नियम दिया था। और है आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी तो मोस्ले ने दिया था। लेकिन आवर्त सारणी से बात की जाए तो वो हो जाएगा मेंडलीफ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या था? परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन, परमाणु साइज का आवर्त फलन, परमाणु आयतन का। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, और जो मोस्ले ने दिया था वो परमाणु संख्या पे, जो कि अभी यही चल रहा है, मोस्ले का परमाणु संख्या पर आधारित चल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन और एस्ट्रोजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एस्ट्रोजन, एब्सिसिक एसिक अम्ल और एथिलीन, इनमें से सभी। तो पादप हार्मोन, इनमें से ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। है तो ये भी, लेकिन ये एस्ट्रोजन तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। जिबरेलिन भी है, साइटोकाइनिन, लेकिन एस्ट्रोजन नहीं है। एब्सिसिक अम्ल है और एथिलीन, ये दोनों पादप हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल जो पौधों को, पत्तियों को मुरझाने में काम आता है। एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए बोला होता है पादप हार्मोन, गैसीय हार्मोन इसको बोला जाता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल आंसर। जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है। जड़ का अधोगामी, जड़ कहाँ जाता है? पेड़ पौधा रोपोगे तो जड़ कहाँ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण, है ना, कहाँ जाएगा? अधोगामी वृद्धि बोले तो गुरुत्वाकर्षण की ओर जड़ का जो है वृद्धि होता है। अगला सवाल है, कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? आपको पता होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, तो माइनस तो होगा नहीं। अच्छा, त्रिज्या दिया हुआ है तो ए आर दिया कितना? ए बड़ा फॉर्मूला R/2 होता है, तो 32/2 कितना आ जाएगा? 16। तो सबसे पहले तो 8 होगा नहीं, 16 होगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन से है? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन है? 10⁻⁻4, 10⁻⁵, 10⁻6, 10⁻7। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10⁻6 है। एक होता है 10⁻10, ये 10⁻- ये आता है, ठीक है। 10⁻10 एम्पियर ये होता है। एंगस्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है एंगस्ट्रम का। चलिए, ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? राजस्थान, महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, गुजरात। लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क का आंसर जरूर देना आपको है, ठीक है। लास्ट में ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो है क्या, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बोलता है एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है? ये ऑप्शन जब भी आता तो यही तो ऑप्शन सी 3:1। तो 3:1 में क्या HCl रहेगा और नाइट्रिक अम्ल क्या है 1 अनुपात में रहेगा HNO3। और यही सवाल अगर उलट के दे देगा डियर तो याद रखिए 3 अनुपात का होता है HCl होता है और 1 अनुपात होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और यही अगर कभी कोई बोल देगा पहले नाइट्रिक अम्ल बोल देगा, पहले नाइट्रिक अम्ल बोलेगा, बाद में बोलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो फिर इसका अनुपात 1:3, क्योंकि अरे नाइट्रिक अम्ल तो 1 है, यहाँ भी देखो 1 तो यहाँ भी 1 है। जैसे सवाल अगर जैसे बोलेगा उसे पहले बोल रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात बताना है, फिर बोल रहा नाइट्रिक अम्ल तो फिर नाइट्रिक अम्ल का अनुपात बताना है। अगर इसको उलट दिया जाए नाइट्रिक अम्ल पहले बोला जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में बोला जाए तब आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक बार में 3 अनुपात के रूप में होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र तो आपको पता है XX यानी कि X होता है क्या? लिंग गुणसूत्र। X स्त्रियों होता है और XY क्या होता है? पुरुषों में होता है। ये 22वां जोड़ा होता है ये, ठीक है। ये 22वां जोड़ा पुरुषों में, याद रखिए पुरुषों में 22वां जोड़ा एकदम समान होता है। क्या होता है? एकदम समान, मतलब पुरुषों में 22वां जोड़ा भी है XX ही होता है 2200 तक, लेकिन 23वां जोड़ा होता है वो X और Y होता है। और महिलाओं में सभी जोड़ा 23वां जोड़ा सबके सब समान होता है, लेकिन एक जोड़ा है जो 23वां जोड़ा और पुरुषों का 23वां जोड़ा, ये दोनों काम करता है, ठीक है, संतान पैदा करने के लिए। चलिए अगला सवाल है कि निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, घास, गाय, हाथी, घास, बकरी, मछली। तो घास को गेहूं, घास तो गेहूं तो घास को खाएगा नहीं, बकरी घास को खा लेगा, मानव जी मानव भी बकरी खा सकता है, गाय बकरी खाएगा कभी नहीं, घास बकरी घास खा लेगा लेकिन मछली तो कभी खाएगा नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, घास, बकरी, मानव। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर, याद रखिए, देखिए बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु का आकार बोलो क्या हो रहा? घटता है। अगर यही बोलता कि ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पे परमाणु का आकार बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आने जाने पे परमाणु का आकार बढ़ेगा। अब इसी को उल्टा पूछ देते कि दाएं से बाएं जाने पे, तो फिर बंदा गड़बड़ हो जाता है। ध्यान से दीजिएगा, सामान्य सूत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, जब नेत्र समान है तो जितना मर्जी उतना दूर देख सकते हैं, है ना, अनंत। अगर न्यूनतम बोलता तो न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? इसका सवाल तो एकदम इजी सवाल है। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? बहुत बार मैं बता रहा हूँ विद्युत शक्ति, देखो याद कर लो, P बराबर W/T, एक तो फॉर्मूला हमारे, तो ये W/T एक फॉर्मूला, देखो सब फॉर्मूला आप इसी बहाने फॉर्मूला नोट कर लेना। P बराबर W/T एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला P बराबर VI, P बराबर VI फॉर्मूला। अब कैसे बना इतना डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, मैं आप बताता हूँ, फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा, P बराबर एक फॉर्मूला होता है V²/R भी होता है। ये I की जगह पे V/R लिख सकते हैं ना, V बराबर IR फॉर्मूला होता है ना, V बराबर IR, तो यहाँ पे रख दिया। अच्छा, एक सवाल हमारा ये भी हो गया। तो देखो है यहाँ पे P बराबर VI कहाँ है? I²R है कहीं पे? I², अच्छा ये भी नहीं आ रहा है। तो एक तो हमारा पता चला कि V बराबर IR होता है, तो हम V की जगह पे IR भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा और बनेगा P बराबर, तो V की जगह पे क्या लिखेंगे? IR, और पहले से I मौजूद है, देखो है ना, पहले से I मौजूद, तो I²R, तो एक हमारा ये भी हो गया फॉर्मूला P बराबर I²R। और यही ऑप्शन में भी दिया P बराबर I²R, ये सब तो है ही नहीं दिया हुआ, बटा में रहता तो ये सब भी आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, बहुत बार सवाल आता है और अच्छा सवाल है ये, मतलब 1 नंबर का सवाल है। बच्चा फंसता है जो रिवीजन नहीं करता है, रिवीजन में ही डिवीजन, इतना याद रखो। तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, तो वो क्या बताती है? तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, यानी कि जो आपका ये जो है ना, ये अंगूठा है, ये बताएगा विद्युत बल की दर्शाएगा, विद्युत बल की दिशा दर्शाएगा। और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, और जो मध्य वाला फिंगर है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। क्लियर है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है ना? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन बोले तो ग्लोबल वार्मिंग, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बढ़ जाएगा तो इस बढ़ने के कारण कहते आवरण बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक आवरण बनता है ना, ऊपर जाकर आवरण बना लेता है। तो सूरज से जो रोशनी आती है, किरण जो आती है, जो गर्मी आती है, नीचे तो आ जाती है, लेकिन नीचे से ऊपर जब जाती है तो ये रोक कर रहती है, नहीं जाने देती है, ठीक है। तो जब जाने नहीं देगी तो हीट हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगा। और ऐसे भी देख ले गर्मी के दिन में कितना काफ़ी गर्मी लगता है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था?
जर्मन रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो पता है आपको, नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी रायन राज्य का निर्माण किया था। ओके, क्लियर है? मजा आ रहा? तो ये हुआ आपका 20वां सवाल। रंपा विद्रोह, गली गली का बच्चा बोलेगा रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। अब इस जो बंदा इसको भी याद न करे, अभी भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिसको ये सब हल्का हल्का सवाल भी याद नहीं है डियर, मुझे तो बहुत अफसोस होता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर किसने कहा था? महात्मा गांधी ने? ना ना ना, राजेंद्र प्रसाद नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि मंदिर, भारत का मंदिर है कौन? देश के बांध, जो डैम होता है ना, वो भारत का मंदिर है। ठीक है, अगला सवाल वो देखें, कांवर झील, कांवर झील किस जिला में है? दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो कांवर झील जो देख रहे हैं वो है बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। तो बेगूसराय में कांवर झील है, ये बात आप याद रख लें। अगला सवाल है, लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत इजी भी है, जो पढ़ता है, जो रिवीजन करता है उसके लिए इजी है। ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा जनता के लिए है। अगला सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, जयप्रकाश नारायण ने। बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला सवाल देखो, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये सवाल मैं देता हूँ, हालांकि मैं बहुत बार बताया हूँ, ये सवाल आपके लिए होमवर्क, जो सही आंसर देगा उसको मैं हाईलाइट करूंगा। अब देखते हैं किसका आंसर क्या आता है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखना है, अगर आपको याद नहीं तो एनसीईआरटी खोलो और आप इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर। ओके, 27वां सवाल, कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? पता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पूंजीवादी समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था काम करती है, उस देश में होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये है एक भारत देश, जहाँ पे पूंजीवादी भी है और समाजवादी। पूंजीवादी में सिर्फ प्राइवेट कंपनियां का हकदार होती है और समाजवादी में सरकार के अंतर्गत वो कंपनी होती है। तो लेकिन भारत में दोनों मिक्स है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर काम भी करती है। तो ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है जो नदियों में बार बार जो बाढ़ आती है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद, वर्षा की अधिकता। तो सबसे पहली बात, वर्षा होगी तभी तो बाढ़ होगी, सबसे पहला पॉइंट। हालांकि ये भी ऑप्शन सही होगा, जल की अधिकता, बिल्कुल जल बढ़ेगा तो बाढ़ आ जाएगा, लेकिन सबसे पहला जरूरी कि अगर बारिश होगी नहीं, वर्षा होगा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो वर्षा की अधिकता ही होना सबसे बड़ा कारण बनेगा बाढ़ आने का। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर, गांव के बाहर, जहां भी नहीं, ऊंची भूमि पर। जब बाढ़ आता है तो आपको ऊंची भूमि पर जाने की आवश्यकता है। गैरीबाल्डी पैसेज क्या था? बहुत हल्का सवाल, पता है ना गैरीबाल्डी पैसेज क्या था? गैरीबाल्डी पैसेज एक नाविक था, बहुत इंपॉर्टेंट। जर्मनी के एकीकरण में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया था। अगला सवाल देखते हैं, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेल्स। तो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस किसने किया था? वार एंड पीस कार्ल टॉलस्टॉय। तो इसका पूरा नाम पता है? लियो टॉलस्टॉय, है ना? लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। वार एंड पीस की रचना किसने किया था? लियो टॉलस्टॉय। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कभी कभी आता है हिंदी में इसका नाम, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति। ठीक है, कभी कभी ये भी आता है, तो याद रखिएगा, उसी को हिंदी में बोल दिया गया। सौर ऊर्जा निम्न से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा है वो कौन सा साधन है? तो मानवकृत तो होगा नहीं, अजैव, अचक्रीय, पुनः प्रतियोगी, मतलब हम पुनः बार बार सौर ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति होती है, इसी कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को बोलते क्या? नीला ग्रह। अब आपका फिर यहाँ पे होमवर्क मिलेगा, किस ग्रह को, उजला ग्रह तो कोई ग्रह नहीं है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं? ये दो ग्रह है। ठीक है, आप सर्च करें यूट्यूब पर कहीं भी, लेकिन सर्च करके जरूर बताएं कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं। उजला ग्रह तो नहीं है फिलहाल, अभी तो मैं तो नहीं पढ़ा हूँ इसको, लेकिन नीला ग्रह तो है पृथ्वी। तो ये दोनों ग्रह के लिए होमवर्क फिर आपके लिए होम मिलेगा कि लाल ग्रह किसको बोलते हैं और हरा ग्रह किसको बोलते हैं, ताकि पता चले। आपका कमेंट से बहुत बच्चों को फायदा भी होता है। बाद में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था होगी? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष। भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कोई भी चीज़ जब फैसला होता है तो सरकार इसको तय करती है, जो हुकूमत होती है जांच पड़ताल करती है कि इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, लेकिन जैसे स्विट्जरलैंड एक देश है, पढ़े होंगे, वहाँ जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड
ठीक है। तो वहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार बीच में कुछ दखल अंदाजी नहीं करता। अगर किसी बंदे ने कोई रेप का कांड कर दिया है तो जिसके साथ अगर हुआ है तो उसके घर वालों, उसके पड़ोसी, उसके गांव वालों, वही लोग खुद उनको जो चाहे वो सजा कर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि नहीं भी क्या हो, फंसाया जा रहा हो, तो सरकार या जो प्रतिनिधि होता है इस पर पूरा जांच पड़ताल करता है, फैसला होता है, अदालत चलती है, तब होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है, गड़बड़ भी है हमारे देश में, है ना। इस पर नियम, थोड़ा कानून ज़्यादा सख्त होना चाहिए। चलिए, राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो देखो, राष्ट्रीय जनता दल तो है, राष्ट्रीय जनता दल, एक मिनट, राष्ट्रीय राजद ये भी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी जी बिल्कुल है, लोक जनशक्ति पार्टी ये भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। तो देखो इसका ऑप्शन ना राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल ये लालटेन छाप है बिहार वाला, राजद, है ना। और ये लोक जनशक्ति पार्टी ये भी क्षेत्रीय पार्टी है, ये भी नेशनल पार्टी नहीं है। तो ऑप्शन तो खैर इस तरह मैं लिख दिया, लेकिन ये आंसर इसका ए और सी दोनों होगा। ये दोनों जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, और आपका क्या होता है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता तो हो जाता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो भी है राष्ट्रीय पार्टी। बहुत सारी पार्टियाँ हैं, 6 से 7 पार्टियाँ हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? अब इसमें तो कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि आपके गाइड में दिया हुआ है वैश्वीकरण के 4 अंग, तो गलत है, 5 अंग है, ठीक है। कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य जो है 5 अंग है एनसीईआरटी के थ्रू। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी, है ना। फिर यहाँ पे होमवर्क देने वाला हूँ। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? 1986 में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में की गई थी। आपका होमवर्क रहेगा, भारत, कमेंट करेंगे, एक ही कमेंट में सब कर देंगे, ठीक है। भारत उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है ना, उपभोक्ता अधिकार दिवस, भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? भारत में, हालांकि विश्व एक होता है, विश्व वाला होता है, आपको बताना भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था, ठीक है। होमवर्क रहे, 3 होमवर्क दे दिया हूँ। सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल, समुद्र, आसमान, क्या होगा? सुनामी तो सिंपल बात है, समुद्र में आता है सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस क्षेत्र में भयंकर सुनामी आया था? और वो आया था कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, ओके, बंगाल की खाड़ी में आया था 2004 में, विश्व के में भयंकर सुनामी था बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है। तो चूंकि अब आ गया मैथ, तो मैथ करते हैं। बोलता है क्या बहुलक क्या है इसमें? देखिए बहुलक, तो खैर बहुलक तो निकालना बहुत ईजी है। यहाँ पे जो ज़्यादा बार आ रहा बस वही बहुलक होगा। एक बहुलक का फॉर्मूला भी होता है, हालांकि उससे भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसमें अलग टाइप का, जब 2 चीज़ दे देगा तो बहुलक का फॉर्मूला आपको पता होगा। बहुलक बराबर क्या होता था? 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये फॉर्मूला इससे बनता है, ठीक है। अगला सवाल है, दोनों के बीच समांतर माध्य क्या होगा? 13, 19। समांतर माध्य बोलो जोड़ के क्या करो? डिवाइड कर। जैसे माध्य कैसे निकालते हैं वैसे जोड़ के डिवाइड कर देना है 2 से। जितना पीस है 2 पीस है तो 2 से, 3 पीस रहता तो 3 से करते। तो 9 3 12 की 2, बाकी 1 2 2 1 1 2 1 3 बटा 2, कितना हो गया? 16। आगे सवाल बोलता है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूल बराबर हो तो पी का वैल्यू क्या होगा? मूल बराबर है ना, मतलब कि डी बराबर 0 है। डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्या है? बी कितना है? देखो पी है, तो पी का स्क्वायर माइनस पी है माइनस 4, ए का वैल्यू तो कितना 1 है, सी का वैल्यू 4 है बराबर 0। तो पी का स्क्वायर माइनस 4 तक 16 बराबर 0। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना, प्लस माइनस जाकर क्या बनेगा? प्लस। तो पी बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल, कितना जाएगा? प्लस माइनस में आता है, ठीक है, प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस 4, क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। यदि संख्या ए बी आभा संख्याएं हैं, ए बी क्या है? आभा संख्याएं, तो ए तथा बी का लासा क्या होगा? लासा, है ना, मतलब LCM। कभी कभी मासा भी आता है, तो मासा तो इसका HCF तो 1 होगा क्योंकि आभा संख्या है। और लासा बोले तो ए बी का गुना, जैसे मान लीजिए 3 और 5 2 आभा संख्या है। अब इसका एलसीएम बोलेंगे तो क्या बोलेगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 दिया 15, तो 15 कैसे आया? 3 गुना 5 होता है ना, 15 आया। तो यहाँ पे हमको पता नहीं कि ए कितना है बी कितना है, लेकिन इतना पता कि आभा संख्या है दोनों। अगर इसको बोलते हैं HCF निकालने के लिए क्या करते डियर? कॉमन ही तो नहीं हो रहा, तो 1 होता है HCF, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, दूरी मूल बिंदु से क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, x² प्लस y² का ओवर रूट। आंसर क्या होगा? बी होगा। लेकिन अगर बोलते 2 बिंदु के बीच की दूरी फॉर्मूला, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। कभी कभी यही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी बनता है।
y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ऐसे भी होता है। और इसमें और भी अहम फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकालना है, क्या निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी तो और भी फार्मूला है। चलिए, दिया हुआ ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान, समांतर श्रेणी में है तो क्या निकालना है, x का मान निकालना। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, चाहो तो इसका वैल्यू पुट कर दो सब में, अब बना के देखो अंतर बराबर आ रहा तो हो जाएगा। सब एक एक करके देखेंगे, अगर पहले में आ गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप घटाओ। ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a2 से a1 घटाएंगे ना, 3x से प्लस 2। देखो ध्यान समझो इसको, एक मिनट, ये हमारा a1 है, a2 है, a3 है, तो a2 से a1 घटाते हैं। चलिए कितना है a2, 3x प्लस 2, a1 कितना माइनस, a1 कितना है देखो 2x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इसको भी घटा दो। जब समांतर श्रेणी में होता है तो आपको पता है अंतर बराबर होता है ना, अंतर जैसे कि 2 4 6 देखो है ना, 2 2 का अंतर हो रहा बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे a3 माइनस a2 कर लेंगे। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, 6x माइनस 1 और का 3x प्लस 2। चलिए हो गया, तो देखिए 3x प्लस 2 माइनस 2x और माइनस प्लस 1, देखो ये क्या है 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2, तो यहाँ पे कुछ कट रहा देखो तो, देखो यहाँ पे 3x में 2x घट गया तो क्या होगा x और 2 1 3, देखो घटेगा कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 3x हो जाएगा माइनस 3, तो 3x इधर लाइए, तो 3x इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x से माइनस 3x माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 3, 3 3 6 हो जाएगा, कट जाएगा 2 3 6, x बराबर कितना गया, देखो 3 आ गया। तो आप अगर एक तरीका तो हमारा ये है। अच्छा आप देखें क्या रियल में है ये समांतर श्रेणी में, तो x का वैल्यू 3 आ गया, याद रखिएगा, तो x का वैल्यू यहाँ बैठा है सब में, तो 3 बैठा जाता है, 3 दूना 6, 6 में से घटेगा तो 5, 3 3 9, 9 2 11, 3 6 18 में से घटेगा तो 17। देखिए कितना डिफरेंट है, 5 6 5 11, 6 का डिफरेंट, यहाँ भी 6 का डिफरेंट, यहाँ भी 6 का डिफरेंट, मतलब डिफरेंट बराबर, यानी कि रियल में है ये। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया 4√3 मीटर सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए ऐसे 12 मीटर ऊंचे खंभे हैं और छाया कितना है 4√3, तो बोलता है उन्नयन कोण। बहुत बार मैं बताया हूँ, रात वाली वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लेना। क्या होता है, लंबटा आधार 4 3 12 कितना आया 3√3, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3, काटो कितना आ गया √3, किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री बराबर, ये tan कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। हो गया आंसर है, क्लियर है। चलिए बोलता किस पाद में, ये तो पक्का एक सवाल टपके एग्जाम में, मैं हर बार बताता हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एग्जाम में ऐसे ही सवाल आने वाला है। प्लस प्लस ये क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो क्या बोलता है, दोनों क्या है, दोनों माइनस में है, तो किस में आएगा, तृतीय में आएगा, तृतीय पाद। निम्न से किस द्विघातीय बहुपद के शून्यकों के योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 3 और अल्फा इंटू बीटा दिया कितना -10। तो हमको पता है बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। द्विघात बहुपद निकालने का तरीका ये है, तो x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 3, तो 3x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ -10, तो -10 हो जाएगा, तो x² माइनस 3x -10। देख रहे हैं आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर आ गया मेरा। चलिए लास्ट सवाल बच रहा, किसी पासे को फेंकने पर प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो पासे को फेंकेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो पासे को फेंकने पे प्राकृतिक, ये सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 6 के 6 आ सकता है, और टोटल 6 भी तो होता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 1 हो जाएगा, काटो इसको 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आखिरी सवाल, प्रथम 12 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 12 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, याद कर लो, यहाँ पे फिर से नोट कर लो। देखो प्रथम अगर सम संख्या के बारे में बोलेगा, प्रथम सम संख्या का योग पर निकालो, योग माध्य निकालने पर योग निकालते हैं, सम संख्या का योग बोलेगा तो n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अगर प्रथम बोलेगा विषम संख्या का योग निकालेंगे, योग जोड़, तो n का स्क्वायर, और प्रथम प्राकृत संख्या बोलेगा तो n इंटू n प्लस 1/2। तो हम माध्य निकालने से पहले क्या निकालेंगे, बिना योग माध्य क्या होता फॉर्मूला,
माध्य क्या होता है, जैसे कि 2 4 6, इसको बोले माध्य निकालिए, तो बोले सबको जोड़ दीजिए ना, जोड़ दीजिए। अब कितना पीस है, 3 पीस है, 3 से डिवाइड कर दो, तो 12 पीस, तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 पीस संख्या अब कितना है, 12 उठा है। तो देखो 6 4 10 2 12 3, ये हो गया 3, ये 4 का हो गया, माध्य हो गया। अब हम निकालते इसको, प्रथम 12, तो 12 विषम संख्या, तो विषम संख्या का पहले योग कितना होता है, n का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तो हमारा योग आ गया, तो 144 हो गया। और माध्य निकालना, तो जितना संख्या उतने से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 12 12 144 कितना कट गया, 12 भी आंसर आ गया। क्लियर है। तो कैसा लगा आपको ये टेस्ट देख करके, आपको यहाँ पे 20 से 25 मिनट टाइम लिया हूँ और बड़ा ही मजा मेरे ख्याल से आया होगा। नीचे कमेंट करना मत भूलना, और जो होमवर्क दिया प्लीज़ 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 उस होमवर्क को जरूर आप होमवर्क को आंसर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा, आपका भी मनोबल बढ़ेगा और जो बंदे बाद में उसको भी बढ़ेगा। और लाइक तो पक्का करो यार, क्योंकि आने वाले स्टूडेंट के लिए वो बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।